नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। गुनाह और गुनहगारों को करेंगे बेनकाब। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया क्राइम का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह पर हुआ है जानलेवा हमला। आखिर किसने और किस मकसद से किया है बीजेपी के इस विधायक पर हमला, जरा देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली में सनसनीखेज वारदात। बीजेपी विधायक पर हुई फायरिंग। हमलावर ने चलाई 3 गोलियां। बाल बाल बचे विधायक। कैमरे में कैद हुई हमले की तस्वीर। देश की राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब यहां विधायक तक सुरक्षित नहीं है। बुधवार की तड़के 5:30 बजे शादरा से बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह शंटी पर जान लेने की नियत से एक के बाद एक कर 3 गोलियां चलाई गई। लेकिन जितेंद्र सिंह की किस्मत मेहरबान थी कि हमलावर का हर बार निशाना चूक गया और वो बच गए। जैसे ही मुड़ने लगा उसने मेरे गिरेबान पकड़ के मुझे बाहर खींच लिया और खींचने लगा मुझे। मैंने सोचा मुझे खींच के कहीं ले जा रहा है, किडनैप कर रहा है, क्या कर रहा है। तो मैंने हाथापाई की उससे, तो उसने पिस्टल निकाली और जैसे ही उसने पिस्टल निकाली मैं भाग के अपने दरवाजे की तरफ आया। उसने पहला फायर किया मेरे ऊपर। वो गोली मेरे बिल्कुल पास से, मेरी कमर के पास से निकल के दरवाजे में घुस गई। दूसरी गोली उसने मारी और लोहे के दरवाजे में लगी। तीसरी गोली उसने तब मारी जब मैं गली में भाग रहा था। तीनों गोलियां उसकी जब बेकार चली गई तो वो होपलेस मैं तो हो ही चुका था, मेरे पसीने निकल गए थे। पड़ोसी ने भी देखा तो फिर वो वापस गली में जाके भाग गया उसका। मिली जानकारी के मुताबिक 2 की तादाद में हमलावर बाइक पर सवार होकर विधायक के घर पहुंचे थे, जिनमें से एक हमलावर सर पर हेलमेट लगाकर उनके दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे पर लगी घंटी को कई बार बजाया। विधायक ने यह सोचकर दरवाजा खोल दिया कि हो सकता है कि कोई शख्स अपने किसी काम को करवाने के लिए आया हो। विधायक के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरें भी साफ बयान कर रही हैं कि किस तरह से विधायक घर के बाहर आकर जब देखते हैं तो एक शख्स सर पर हेलमेट लगाए बाहर खड़ा मिलता है। उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट भी रहते हैं। वो विधायक से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करने के लिए कहता है। विधायक डॉक्यूमेंट को देखने लगते हैं। इस बीच कुछ पेपर जमीन पर भी गिर जाते हैं, जिसे विधायक खुद झुककर उठाते हैं। तभी मौका पाकर हमलावर उन्हें पकड़ लेता है और काफी दूर तक अपने साथ खींचते हुए दूसरे हाथ से उनके ऊपर रिवॉल्वर तान देता है। आप सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं किस तरह से हमलावर विधायक को खींच रहा है और विधायक उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। हमलावर विधायक पर निशाना साध कर फिर फायरिंग करने लगता है। वो विधायक पर एक के बाद एक कर 3 गोलियां चलाता है, लेकिन विधायक इस तरह पीछे की तरफ भागते हैं कि वो हर बार बच जाते हैं। सवा 5 बजे करीब बाथरूम है। मैं जब बाथरूम करके जा रहा था तो पहली मुझे फायरिंग की आवाज़ आई तो मैं रुका। संटी के यहाँ शायद कोई गोली चली। उसके बाद जब दूसरी फायरिंग हुई तो मैं बाहर निकल के आया तो यहाँ पर संटी जी अपना गेट पीट रहे थे और वो बंदा गोली चला रहा था। फिर मैं अंदर गया हूँ भाग करके। मैंने 100 नंबर को कॉल की। विदिन 8 मिनट यहाँ पीसीआर की गाड़ी पहुँच गई है। आप भी देखिए किस तरह से सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरें बयान कर रही हैं कि विधायक हमलावर की तरफ से चलाई गई गोलियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच विधायक अपने घर में भी घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो घर में नहीं घुस पाते क्योंकि उनके दरवाजे में ऑटो लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ था। हालांकि हमलावर गोलियां चलाने के बाद फरार भी हो जाता है, जिसके बाद विधायक अपने बेटे के साथ पीछा भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमलावर को पकड़ नहीं पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली पर बीजेपी विधायक पर हमला क्यों किया गया? जब दिल्ली में विधायक महफूज नहीं है तो आम आदमी कैसे महफूज होंगे? फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है।
दिल्ली के शाहदरा के बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह पर हुआ हमला कई सवाल खड़ा कर रहा है। विधायक और उनसे जुड़े लोग इस हमले से बेहद सख्ते में हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उस विधायक की भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है जो दिन रात जनता की सेवा में जुटा रहता है। हम आपको बता दें कि विधायक शंटी कई तरह की सामाजिक संस्थाओं के साथ वृद्धा आश्रम भी चलाते हैं। ऐसे में उनसे जुड़ा हर शख्स उन पर हुए हमले से बेहद आहत है। वो हर हाल में हमलावरों को सलाखों के पीछे देखना चाहता है। ये अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, ये खूब लड़े हैं उनसे 2-2.5 मिनट आप कैसे नहीं देख सकते हो। कुल मिला के मैं बोलूँगी भगवान ने ये जो मेरा पूर्ण भरोसा वही काम आया है और मेरी दरख्वास्त है मीडिया से, पुलिस से, ये ऐसा बंदा जरूर पकड़ा जाना चाहिए जो इतने नए काम कर रहे हैं। यहाँ पर करीब 5-5:30 बजे के आसपास एक शख्स जो हेलमेट पहने हुए था आया था और उसने फायरिंग की है। अभी मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश जारी है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में सबसे ज्यादा विधायक इसी पार्टी के हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि कहीं राजनीतिक रंजिश के चलते तो विधायक पर हमला नहीं किया गया। खैर सच क्या है ये तो पुलिसिया जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इतना तो तय है कि जब दिल्ली में विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की क्या बिसात। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। उत्तर प्रदेश के हाथरस में उस वक्त हंगामा मच गया जब रैगिंग का विरोध करने के चलते 2 दोस्तों को जान से हाथ धोना पड़ा। इस रैगिंग का विरोध करने के बाद इन दोनों की मौत हो गई और पूरे इलाके में हंगामा मच गया। रैगिंग का विरोध, दोस्तों को पड़ा भारी, गोली मारकर हुई हत्या। देश में रैगिंग किस तरह से एक राक्षसी प्रवृत्ति में तब्दील होती जा रही है वो यूपी के हाथरस में देखने को मिला, जहां 2 दोस्तों अंशुल और केशव की महज इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो रैगिंग का विरोध कर रहे थे। 4 से 5 की तादाद में हमलावर अंशुल के घर पहुंचे और दोस्त केशव सहित उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। भैया उससे बात करने गए वहाँ पे प्रिंसिपल वगैरह से, टीचर वगैरह से, तो उस पर उल्टा पड़ने लगे वो लोग। वो बोले कि यहाँ अगर ऐसा ही है यहाँ पे परेशानी हो रही है तो निकाल लो, कहीं और एडमिशन करा लो। बोले अगर जब बच्चा शहर में रह के शहर में नहीं पढ़ पा रहा है तो बाहर जाके कैसे पढ़ लेगा वो। तो जब बाहर जाके तो वो इतना कह के वहाँ से वापस आ गया। सुबह की बात कह के आया, रात को घर में नहीं घुस पाया। असल में हत्यारों का शिकार हुए अंशुल का भाई ऋषभ हाथरस के MG पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। ऋषभ को कॉलेज परिसर में ही अभिषेक और सोहनपाल नाम के लड़के रैगिंग कर परेशान कर रहे थे। घर लौटकर ऋषभ ने खुद के साथ रैगिंग किए जाने की बात भाई अंशुल को बताई, जिससे अंशुल नाराज हो गया और उसने दूसरे दिन कॉलेज परिसर में दोस्त केशव के साथ जाकर आरोपियों की शिकायत कर दी। और यही बात आरोपियों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने अंशुल के साथ केशव को भी मौत के घाट उतार दिया। उसके पिता और भाई इस बात की शिकायत करने भी गए पॉलिटेक्निक में कि हमारे लड़के के साथ तुम लोग नाइंसाफ़ी कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो। वहीं इनका कुछ आपस में झगड़ा हुआ और उसी के रिएक्शन में ये रात वाली जो है ये घटना हुई है। FIR लिखाई गई है, 3 लोग इसमें नामजद किए हैं और 2-3 लोग उनके 2 लोग इसमें से अभी डिटेन किए हैं, उनसे अभी पूछताछ होनी बाकी है। इस घटना में कॉलेज से जुड़े एक शिक्षक का भी नाम सामने आ रहा है, जिसकी बाबत भी पुलिस पड़ताल कर रही है। वैसे रैगिंग की घटना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से रैगिंग के चलते 2 लोगों की हत्या की गई है उससे केंद्र में बैठी सरकार की भी नींद उड़ गई है। अब देखने वाली बात ये होती है कि सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाती है। प्रशांत भारती, भास्कर न्यूज, हाथरस। इंडिया क्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे नागपुर में एक डॉक्टर के बेटे के कत्ल की। आप कहीं मत जाइएगा और बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ। नागपुर के एक मशहूर डॉक्टर के बेटे का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके क्लिनिक में काम करने वाला एक कर्मचारी था। आखिर इस कर्मचारी ने डॉक्टर के बेटे का कत्ल क्यों किया, यह एक पहेली बना हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है।
बेरहम दरिंदों की करतूत। मासूम युग का किया कत्ल। उसके चेहरे को भी कुचल डाला। नन्हा युग स्कूल से लौटा, अपार्टमेंट के गार्ड को अपना बैग दिया और कहा 5 मिनट में आ रहा हूं। लेकिन 5 मिनट क्या 5 घंटे हो गए। शाम ढल गई, नया दिन आ गया, युग नहीं लौटा। उसके माँ बाप, परिवार वालों को उसका इंतजार है कि उनका युग कहाँ है। 8 साल का मासूम युग अब कभी नहीं आएगा, क्योंकि युग अब इस दुनिया में ही नहीं रहा। युग की जान ले ली गई। 8 साल का नन्हा युग, जिसे जिंदगी के न जाने कौन कौन से रंग अभी देखने थे, उसकी जिंदगी ही खत्म कर दी गई। नन्हे युग के कत्ल का आरोप किसी और पर नहीं, उसके पिता के क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाले एक शख्स और उसके दोस्त पर है। कांड बोले यानी इतना दुर्दैवी के आंखों में आंसू आने वाला कांड हुआ कि बच्चा अगर स्कूल से आज 7वीं 8वीं 7-8 साल का वो बच्चा, जिसने भी जिंदगी की शुरुआत उसकी होने वाली थी, ऐसे दरिंदे लोगों ने उसके ऊपर वार करके बच्चों के साथ जो भी वो दवाखाने में हुआ होगा वो अपन आपस में बैठ के हल कर सकते थे, लेकिन उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा था इन आरोपियों का। इन दरिंदों ने जिस बेरहमी से इस मासूम बच्चे का कत्ल किया, उसे देखकर शैतान की भी रूह कांप जाए। युग का कत्ल करके इन हैवानों ने उसके चेहरे को पत्थर से इस कदर कुचल डाला कि उसकी पहचान न हो सके। नन्हे युग का कत्ल भी केवल इसलिए किया गया कि उसके पिता ने क्लिनिक में हुए पैसे के हेरफेर पर आरोपी को जवाब तलब किया था, जिसका खामियाजा मासूम युग को उठाना पड़ा। युग अपने स्कूल से घर वापस आ रहा था, उसी वक्त इन दरिंदों ने उसका अपहरण कर लिया। युग के वक्त पर न घर लौटने पर उसके माँ बाप को चिंता हुई और मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद नागपुर से 25 किलोमीटर दूर के एक गांव में उसकी लाश बरामद हुई। वहाँ गांव के आसपास में उसका शव एक नाले के नीचे डाला हुआ था, तो आज हमें वो मिल गया है और हमने 2 लोगों को अरेस्ट कर रखा है। क्या फिरौती की भी मांग की गई थी? फिरौती की मांग उन्होंने करी थी, डॉक्टर साहब को कॉल आए थे। एक मासूम बच्चे को इस तरह बेरहमी से मारने वाले इंसान तो नहीं हो सकते। इन्हें इंसान की शक्ल में हैवानी कहा जाएगा और इनकी इस हैवानियत से नागपुर के लोगों में खासा आक्रोश है। गुस्साए लोग युग के कातिलों को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं और पूरा शहर आंदोलित हो चुका है। और हो भी क्यों ना, एक मासूम बच्चे का इस बेरहमी से कत्ल देखकर हर वो शख्स पसीज उठेगा जिसके सीने में इंसानी दिल हो। विजय धवले, भास्कर न्यूज, नागपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में समाजवादी पार्टी का एक नेता फिर से बेनकाब हुआ है। जी हां, इसके ऊपर लगा है एक सनसनीखेज आरोप, और आरोप किसी और ने नहीं बल्कि एक लड़की ने लगाया है। लड़की का आरोप है कि इस समाजवादी पार्टी के नेता ने उसके साथ गैंगरेप किया और उसके बाद उसका अश्लील एमएमएस बनाकर उसको लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। बेनकाब हुआ सपा नेता का चेहरा। साथियों के साथ मिलकर पहले लड़की से किया गैंगरेप, फिर एमएमएस बनाकर कर रहा था ब्लैकमेल। अब क्या कहेंगे नेताजी? कानपुर की एक लड़की ने स्थानीय सपा नेता पर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपी सपा नेता का नाम सुशील उर्फ पिंकी यादव है। लड़की का कहना है कि सुशील यादव ने तकरीबन 1 साल पहले अपने साथियों के साथ मिलकर इसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, फिर उसका अश्लील वीडियो भी तैयार कर लिया, जिसके बाद शुरू हो गया लड़की को ब्लैकमेल करने का सिलसिला। बिहारी होटल में हमें मिलने के लिए बुलाया और वहाँ पे नीचे अंदर ग्राउंड बुलाया था। कहने लगे आ जाइए, कोई अधिकारी आ रहे हैं, उनसे तुम्हारी बात करा देंगे। तो हमने कहा ठीक है। जब वहाँ पे हम पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने चाय वाय आई, सब कुछ आया। उसके बाद इन्होंने 6 बजे 6:30 बजे हम उनके पास गए थे। उन्होंने मेरे साथ 3 लोगों ने बहुत ही की ज़बरदस्ती की, सब कुछ किया मेरा। उसके बाद वीडियो भी बनाया। हाँ, वीडियो भी बनाया। लड़की का आरोप है कि दिसंबर 2013 में पहली बार लड़की की मुलाकात सपा नेता सुशील यादव से हुई थी। तब उसने लड़की को अच्छी नौकरी के साथ पार्टी में बेहतर पद देने का झांसा देकर एक होटल में बुलाया, जहां चाय में नशीली गोलियां मिलाकर अपने 2 दोस्तों के साथ उसने गैंगरेप किया। यही नहीं, लड़की का अश्लील वीडियो भी आरोपियों ने तैयार कर लिया,
जिसके बाद लड़की को ब्लैकमेल किया जाने लगा। लड़की का आरोप है कि अश्लील एमएमएस और अपनी राजनीतिक पकड़ का धौंस दिखाकर सुशील पिछले 1 साल से उसके साथ मनमानी कर रहा था। यही नहीं, आरोपी लड़की को तेजाब से जला देने की भी धमकी दे रहा था। और हर बात में कहते थे मेरे पास तुम्हारा वीडियो है, आवाज़ रिकॉर्ड है, हर चीज़ है, नहीं आओगी तो मैं ऐसा कर दूंगा, नहीं आओगी तो मैं वैसा कर दूंगा, 10 मिनट के अंदर आओ मुझसे मिलने, ये करो वो करो। कहीं पे भी मुझे मुझे ज़बरदस्ती, अगर मैं नहीं उसके साथ जाती थी तो वो मेरे घर आ जाता। जो एक सपा में नेता हैं यादव जी, सुशील यादव जो बता रही हैं, उनके साथ में पहली बार इसको किसी होटल में लेके गए थे। वहाँ 3 लोगों ने इसके साथ में गलत काम किया, रेप किया और इसको नशे की कोई दवाई देकर इसके साथ में गलत किया। उसके बाद में लगातार इसका वीडियोस एमएस बनाकर इसको धमकी देकर डरा धराकर 1 साल से इसी तरह करवा रहा है। लड़की की शिकायत है कि कई बार स्थानीय पुलिस के पास भी गई, लेकिन मामला सत्ता पक्ष के नेता से जुड़ा होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अब थक हार कर आला पुलिस अधिकारियों से इसने गुहार लगाई है। उनको लगा कि कालांतर में कि हमारी अपेक्षाएं नहीं पूरी हो रही हैं और हम न वो हमको मकान दे रहे हैं और न हमको नौकरी दे रहे हैं और न शादी ही कर रहे हैं, तो फिर इन्होंने कहा कि अब हम मुकदमा लिखवाएंगे। तो उन्होंने एप्लीकेशन लेकर आई। तो हमने एसओ महिला थाना से बात किया, चूँकि महिला हैं और ये आरोप लगा रही हैं, तो पूरा डिटेल एसओ महिला थाना ही, एक महिला पुलिस अधिकारी ही बात करेंगे। पुलिस महिला के आरोपों की बाबत सपा नेता से पूछताछ कर रही है और जल्द कार्रवाई का दावा भी कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यूपी में पहले से ही लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जब आरोपी खुद सत्ता पक्ष से जुड़ा हो तो अखिलेश सरकार क्या कदम उठाएगी? क्या वो सही तरीके से जांच कर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर बाकी अपराधियों को कड़े संदेश देगी? दिवाकर श्रीवास्तव, भास्कर न्यूज, कानपुर। जुर्म कभी भी कहीं भी दे सकता है आपकी दहलीज पर दस्तक। आप रहिएगा होशियार और देखते रहिए इंडिया क्राइम। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।